महाराजा रणजीत सिंह की नीतियों के बारे में अभी तक हमने देखा कि किस तरह से पंजाब साम्राज्य का विस्तार करते हैं, मराठों से संबंध कैसे रखते हैं, सतलज पार के लोगों से क्या संबंध थे और अंग्रेज़ों के साथ कैसे व्यवहार चल रहे थे। अमृतसर की संधि जो अपमानजनक संधि मानी जाती है, कहीं कूटनीतिक मानी जाती है, उसके बारे में चर्चा की। अब बात आती है उत्तर और उत्तर पश्चिम में राज्य विस्तार के लेके। अब जैसा कि अमृतसर की संधि हुई थी कि उत्तर और उत्तर पश्चिम में जा सकते हैं, रणजीत सिंह साम्राज्य विस्तार कर सकते हैं। दक्षिण पूर्व एक तरह से अंग्रेजों का हो चुका था, दक्षिण में नहीं जा सकते थे। 1809 में रणजीत सिंह ने कांगड़ा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और 1815 में अफगानों से संघर्ष के बाद अटक पर अधिकार किया। मुल्तान पर बहुत दिन से इनकी नज़रें थीं 1802 से ही, लेकिन 1818 में यहाँ भी अधिकार कर लेते हैं, सफलता मिल जाती है। 1819 में कश्मीर पर रणजीत सिंह का अधिकार हो जाता है। अब उसकी सीमाएं तिब्बत तक पहुंच गई और चीन तक पहुंच गई, क्योंकि कश्मीर पर अधिकार कर लिया। 1821 ईस्वी में दोआब के मकेरा राज्य पर अधिकार किया और 2 वर्ष बाद 1823 में रणजीत सिंह ने पेशावर पर भी आक्रमण कर दिया और जीत लिया। 1834 में पेशावर का राज्य सिखों में मिला दिया गया। अब छोटी छोटी मिसलों को भी जीत करके अपने राज्य में मिला लिया। यह देखें तो इन्होंने बहुत विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। एक तरफ इनकी सीमाएं अफगानिस्तान को टच कर रही थी, दूसरी तरफ तिब्बत को और चीन को। ऐसे में 17 जून 1839 ईस्वी को 59 ईयर की एज में 59 वर्ष की आयु में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब एक बार देखने की स्थिति आती है कि आखिर अंग्रेजों के साथ टोटलिटी में अब देखने की कोशिश करें कि रणजीत सिंह की क्या संधि थी। तो अंग्रेजों के साथ इनके जो संबंध हैं, इन्हें 2 भागों में बांट कर देख सकते हैं। एक जो 1809 से लेकर के 1831 तक का काल है और दूसरा 1831 से 1839 तक का काल है। दोनों भागों को अलग अलग करके देखेंगे। पहली बात आती है कि कुछ दिन तक अंग्रेजों के साथ इनके अच्छे संबंध रहे। अंग्रेज भी कोई हस्तक्षेप नहीं करते। रणजीत की तरफ से भी
संधि का उल्लंघन नहीं किया गया और अंग्रेजों की तरफ से भी। जब अंग्रेज 1816 में कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल से युद्ध करती है और 1824 ईस्वी में बर्मा से युद्ध करती है, तब रणजीत सिंह शांत बैठे रहते हैं और परिस्थितियों को चाहते तो फायदा उठाते, लेकिन इन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया। जब तीसरा आंग्ल मैसूर मराठा युद्ध चल रहा था, नागपुर के भोसले, और 1825 में जब भरतपुर के जाटों को सहायता देने की स्थिति आई थी, तो अंग्रेजों के विरुद्ध रणजीत सिंह ने कोई सहायता नहीं दी थी। ना तो लाभ उठाया अंग्रेजों के फंसने पर और ना ही अपनी देशी शक्तियों को सहायता दी। फिर भी अंग्रेज रणजीत सिंह के साथ सहानुभूति नहीं रखते थे। एक बार उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बहावी जाति के लोग थे जिन्होंने जिहाद छेड़ दिया रणजीत सिंह के विरुद्ध। जिहाद यानी धर्म युद्ध। लेकिन अंग्रेज चुपचाप बैठे रहे, मित्रता नहीं दिखाई, रोकने का प्रयास नहीं किया। वो सोच रहे थे कि ये जिहाद जो लड़ रहे हैं बहावी लोगों से, इससे रणजीत सिंह की शक्ति कमजोर होगी, मुझे ही फायदा होगा। अब बात करें 1831 की, तो जब रणजीत सिंह घुटने टेकने पड़ने लगते हैं, अपने हितों को छोड़ने को मजबूर होते हैं। पहली समस्या सिंध की थी और अंग्रेज इस पर कब्जा करना चाहते थे, जिसे अफगानिस्तान के शासक उस पर अपना अधिकार मानते थे और यहाँ सिंध के लोग भी उन्हें अपना शासक मानते थे। रणजीत सिंह का मानना था कि अमृतसर की संधि के द्वारा केवल सतलज पार करने की मनाही थी, दक्षिण दिशा की ओर अपने राज्य को बढ़ा सकता था। दूसरी तरफ अंग्रेज भी चाह रहे थे सिंध के ऊपर नियंत्रण करना। इसी को लेकर के उन्होंने अंग्रेज अधिकारी बर्न्स नामक अधिकारी को भेंट उपहार के साथ रणजीत सिंह के पास भेजा। वास्तविकता ये थी कि बर्न्स पंजाब के बारे में जानना चाहता था। पंजाब की भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति। 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने महाराजा रणजीत सिंह से रोपड़ नामक स्थान पर मुलाकात की। इस समय भी पुरानी दोस्ती, अमृतसर की संधि की चर्चा की गई, जो दोनों में मित्रता का आधार था। 1809 ईस्वी की संधि। वास्तव में बेंटिंग ने रणजीत सिंह को अपना वास्तविक मंतव्य नहीं बताया। केवल इतना कहा इसमें मिलने पर कि सिंध के अमीरों के साथ
कंपनी के व्यापारिक संबंध तय हुए हैं। दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि धमकी के रूप में कि सिंध की तरफ बढ़ने का प्रयास न करे। अमीरों से कहा गया कि रणजीत सिंह आक्रमण करने वाला है और बचने का रास्ता सिंध को यही है कि अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में आ जाए। और सिंध के जो अमीर थे वह इस चाल में फंस गए, अंग्रेजों की चाल में फंस गए, अंग्रेजों के चंगुल में आ गए। इसी समय शिकारपुर पर रणजीत सिंह अधिकार जमाना चाहा, लेकिन अंग्रेज नहीं करने दिए। 1832 में अंग्रेजों ने फिरोजपुर पर अधिकार कर लिया, जिस फिरोजपुर पर पहले रणजीत सिंह का अधिकार था और अंग्रेज भी मानते थे। यह लाहौर से केवल 40 मील दूर था, लेकिन फिर भी इतना होकर के भी चुपचाप सहन करते रहे रणजीत सिंह। 1809 ईस्वी में जब अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा को उसके भाई मोहम्मद शाह ने हराकर या सिंहासन से हटाकर कब्जा कर लिया सिंहासन पर मोहम्मद शाह ने, तो वहाँ का शासक अफगानिस्तान का शाह शुजा भाग के आया, अंग्रेजों की शरण में रहने लगा। और 1818 ईस्वी में फिर से कश्मीर के गवर्नर से सहायता लेके शाह शुजा अफगानिस्तान पर आक्रमण करने की कोशिश की, अपने क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयत्न किया। पेशावर पर अधिकार जमाने के बाद रणजीत सिंह ने शाह शुजा को आश्वासन भी दिया कि वह अफगानिस्तान में सिंहासन बैठाने में मदद करेगा। लेकिन जब अंग्रेजों की रुचि नहीं देखा तो शाह शुजा ने स्वीकार नहीं किया। धीरे धीरे परिस्थितियां शाह शुजा के अनुकूल होती गई। रणजीत सिंह ने फिर से शाह शुजा को सैनिक सहायता देने स्वीकार किया, लेकिन अफगानिस्तान के शासक जो बन गया था इसका भाई मोहम्मद शाह या दोस्त मोहम्मद, इसने शाह शुजा को हरा दिया। अब शाह शुजा इधर भारत की तरफ, पंजाब की तरफ न आकर के रूस की तरफ गया। जब शाह शुजा रूस की तरफ गया तो अंग्रेज घबरा गए और अंग्रेजों ने सोचा इसे सिंहासन बैठा दिया जाए और इसमें रणजीत सिंह की मदद ली जाए, रणजीत सिंह मदद कर दे उसकी और वो गद्दी पर बैठ जाए। 26 जून 1818 को 3 लोगों के बीच में संधि होती है, शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेज। शाह शुजा को अफगानिस्तान का शासक बनाने के लिए तय हुआ। शाह शुजा ने कहा कि रणजीत सिंह जो अधिकार किए हैं मैं उस पर अपना दावा नहीं करूंगा। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह से कहा कि शिकारपुर पर उसका दावा जो है वो नहीं माना जाएगा और जलालाबाद पर अधिकार करने की अनुमति दी जाएगी, यानी जलालाबाद पर जा सकते।
रणजीत सिंह ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। तब अंग्रेजों ने धमकी दी कि अगर वो समझौता नहीं करता तो अंग्रेज अपनी तरफ से ही इसे कर देंगे, मान लेंगे। मजबूर होकर रणजीत सिंह ने सिग्नेचर कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए। वास्तव में अफगानिस्तान के प्रति किसी भी ब्रिटिश नीति ने ऐसा नहीं किया कि जिससे रणजीत सिंह खुश हो, क्योंकि अफगानिस्तान को नियंत्रित करना चाहता था स्वयं रणजीत सिंह। लेकिन अंग्रेज भी यही चाहते थे और अंग्रेज रूस से डर भी रहे थे और सिखों के शत्रु अफगानों से मैत्री करके सिखों को भी अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। यह अंग्रेजों की बहुत बड़ी नीति थी, बहुत बड़ी चाल थी। वास्तव में अगर रणजीत सिंह के बारे में जानने चाहें और कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर एक अच्छा सेना नायक, संगठनकर्ता और प्रशासक था। इससे पहले भी पंजाब की स्थिति खराब हो गई थी और 12 मिसलें जो बनी थीं वे आपस में लड़ रही थी। उत्तर पश्चिम से अफगानिस्तान धावा मारते रहते थे। दोनों में लड़ाइयाँ होती रहती थी, अंग्रेज और सिखों में। ऐसी स्थिति में रणजीत सिंह ने एकजुटता लाने के लिए सिखों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयास किया और सफल भी हुआ था, बहुत हद तक सफल हो गया था। अफगान शक्ति ने मुगल साम्राज्य को छिन्न भिन्न करके पंजाब तक अपना शासन कर लिया था। वह आगे बढ़ना चाहता था। इधर रणजीत सिंह अगर अफगानों पर निर्णायक विजय प्राप्त करने में असफल रहा होता तो कश्मीर, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब पर अफगानों का शासन हमेशा के लिए दृढ़ हो जाता। अंग्रेज भी फंस जाते। इसलिए रणजीत सिंह की उपलब्धियों का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। उन्हें बड़ा क्षेत्र मिल गया और रणजीत सिंह की विजयों ने भारत की कमजोरी समझी जाने वाली उत्तर पश्चिम सीमा को सुदृढ़ बना दिया। कहा जाए कि रणजीत सिंह ने गुरु गोविंद सिंह के अधूरे काम को पूरा किया तो गलत नहीं होगा। सिखों में आत्मविश्वास आया, उन्हें संगठित किया, राष्ट्रीय शक्ति का रूप दिया। विशाल सिख राज्य की स्थापना की, महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार किए, एलार्ड और वेंचुरा जैसे निष्ठावान यूरोपियों को भी सेना नायक नियुक्त किया और सिखों को पश्चिमी युद्ध पद्धति से प्रशिक्षण करवाया। रणजीत सिंह की विशेषता यह है कि यूरोपीय सैनिक अधिकारियों को निष्ठावान बने रहने के लिए मजबूर कर दिया।
इसलिए उनके साथ जो थे एलार्ड और वेंचुरा हमेशा विश्वास पात्र बने रहे। रणजीत सिंह ने सेना के लिए सैनिक संसाधन जुटाए, अस्त्र शस्त्र गोला बारूद जुटाए, सैनिक अस्त्र शस्त्र के लिए कारखाने बनवाए, बिना भेदभाव के सभी को उच्च पदों पर रखा, डोगरे राजपूत और यूरोपियनों को सुविधाएं दी। लेकिन फिर भी उसके दल राज्य में गुटबंदी भी चालू हो गई, जो सिखों के पतन के लिए उत्तरदायी बनी। सैनिक अधिकारियों को बहुत महत्व नहीं दिया जाने से प्रभाव उतना नहीं रहा। सैनिक अधिकारियों को जो महत्व दिया गया वह इम्पोर्टेंट है। इसी प्रभाव से वह सैनिक राजनीतिक प्रभाव हासिल कर लिए और पंजाब के पतन के कारण बना दिए। यानी सैनिक अधिकारियों को महत्व देना यह उल्टा हो गया, असैनिक अधिकारियों का प्रभाव कम कर दिया। वास्तव में रणजीत सिंह को कहा जाता है कि वो अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत था। डॉक्टर के.एन. सिन्हा मानते हैं कि रणजीत सिंह घोड़ा था और अंग्रेज घुड़सवार, जैसे चाहते थे वैसे इसको चलना पड़ता था। वास्तव में रणजीत सिंह अंग्रेजों की नीति या कहें कूटनीति को सफल करने में सहायक हुआ। समझ नहीं पाया स्वयं को कि वो हमारे साथ करके ही सफल हो रहे हैं। रणजीत सिंह व्यक्तिगत जीवन में कट्टर सिख माना जाता है, लेकिन वो धार्मिक रूप से सहिष्णु था। यह अलग बात है कि वो विलासमय जीवन पसंद करता था और कहते हैं कि यह विलासिता भी इसकी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी अपने अच्छे गुणों के कारण ही सिख राज्य को संगठित करने और दृढ़ बनाने में सफल रहा। आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में और देखते हैं पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अभी फिलहाल धन्यवाद, यहीं समाप्त करते हैं।